नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। ये दिन पश्चिमी बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। ये दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आपको बता दें, आज डॉक्टर्स डे है। ऐसे में डॉक्टर्स का हमारे समाज में एक अहम स्थान होता है और हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। उसके बाद से लगातार हर साल इस दिन को डॉक्टरों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि 1 जुलाई को ही मनाई जाती है और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय देश के महान चिकित्सा के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें, आज कोरोना काल में फ्रंटलाइन पे जो काम कर रहे थे, आज उनका दिन है, यानी कि आज डॉक्टर्स डे है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। उसके बाद लगातार हर साल इस दिन को डॉक्टरों के सम्मान में मनाया जाता है। बता दें कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर होकर भी लोगों को बेड नहीं मिल रही है। कोरोना मरीजों को मरते देख लगता था कि किस काम की हमने पढ़ाई की है कि हम लोगों की जान भी नहीं बचा पा रहे इस कोरोना महामारी में। हमें कुछ डॉक्टर्स की आपको कहानी बता रहे हैं जो डॉक्टर्स होकर भी लोगों को बेड नहीं दिला पा रहे थे। मेरे सामने काफ़ी बड़ी चुनौती थी, तो वही कहानी, दूसरी कहानी हम आपको बता रहे। कोरोना मरीजों को मरते देख लगता था कि किस काम की हमने पढ़ाई की है कि हम लोगों की जान ही नहीं बचा पा रहे हैं। आपको बता दें, आज 1 जुलाई यानी कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। लगातार इस कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाई है। आज उनका दिन है, आज उनके सम्मान का दिन है। यहाँ पर हम आपको कुछ कहानियाँ बता रहे हैं जो डॉक्टर्स की ज़ुबानी हैं। उन्होंने ये बात कही है कि डॉक्टर होकर भी लोगों के लिए बेड की व्यवस्था ही नहीं कर पाए, जिसमें हमें ऐसा लगता था कि किस बात की हमने पढ़ाई की है कि हम लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। तो वही एक डॉक्टर का कहना है कि मरीजों की हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। आपको बता दें, हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो चलिए, अब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। सर, आज डॉक्टर्स डे है, ऐसे में आज आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आप डॉक्टरों के लिए आज क्या कुछ कहेंगे आप? जी नमस्कार, आदाब। डॉक्टर्स को मैं आभार व्यक्त करूंगा
उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। डॉक्टर्स दिवस है। उनने जितने कार्य किए हैं, विशेष करके कोरोना काल में भी जिस दृढ़ता के साथ जी। खतरों के बीच में उन्होंने सेवाएं दी हैं, उसके लिए पूरे समाज की तरफ से सदैव उनके आभारी भी हम रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह रहती है, लेकिन असामान्य स्थितियों में भी जिस निष्ठा से कार्य हुआ, और आने वाले दिनों में भी उसी प्रकार के समर्पित भाव से वो सदैव कार्य करते रहेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। सर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले काफी कम होते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? इसमें एकाएक स्थिति बिगड़ी थी। मार्च महीने में 1 मार्च को हमारे पास 256 केस पॉजिटिव आए थे केवल, और पूरे प्रदेश में 2800 पॉजिटिव एक्टिव केसेस थे। और मार्च महीना खत्म होते होते ये बढ़ने लगा। अप्रैल और मई में हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। 23 अप्रैल को हमारे यहाँ पीक एक तरह से आया। 17,394 प्रकरण पॉजिटिविटी के हमारे पास टेस्टिंग के माध्यम से जानकारी में आए, और तब से लगातार ये सिलसिला गिरता गया है। और अब 300, 400, 250, 300, 400 प्रकरण प्रतिदिन आ रहे हैं। पॉजिटिविटी दर 1.1 है। लगातार निगरानी करते रहना, लोगों से सहयोग की अपील करते रहना, लोगों को जागरूक करते रहना कि एक बहुत अहम हिस्सा स्वयं के बचाव का है प्रत्येक नागरिक के द्वारा, और दूसरा उपचार उपलब्ध कराना, दवाइयां उपलब्ध कराना, टेस्टिंग किट उपलब्ध कराना, मानव संसाधन उपलब्ध कराना, उनका हौसला बनाए रखना, काम करने में जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उसमें यथासंभव सहूलियतें उपलब्ध कराना। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं एक साथ। प्रयास हम सब ने मिलकर किया, और आज इस बात का संतोष है कि ग्राफ नीचे आ गया है 1.1 पे, जैसे मैंने बताया। लेकिन ये कभी भी बढ़ सकता है, ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और एहतियात बरतते रहना चाहिए। सर, कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, ऐसे में राज्य सरकार का क्या प्लान है? वो लोगों को इस तीसरी लहर से कैसे बचाएगी? जैसे मैंने बोला, 2 ही रास्ते हैं। एक, स्वयं का हर नागरिक को बचाव करना, उसका कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा जो सरकारें कर सकती हैं वो वैक्सीनेशन का काम है। कि वैक्सीनेशन जितने जल्दी हम उपलब्ध कराते हैं, वैक्सीन नागरिकों को लगा देते हैं, तो एक सुरक्षा का कवच खड़ा हो जाएगा। जी। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन वो तीव्रता नहीं रहेगी। हल्के से कोरोना आया भी तो आएगा और उपचार हो जाएगा। ये हमको सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन उपलब्ध करा के जल्दी से जल्दी, और स्वयं का बचाव। जी सर, ऐसा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, तो ऐसे में क्या कुछ स्पेशल तैयारी की जा रही है बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए? बच्चों की बात असली में काफी व्यापक पैमाने पे हो गई, और व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के लिए विशेष तौर से इसमें कोई खतरा है। जो खतरा पहले दौर में और दूसरे दौर में था बच्चों को, वैसे ही खतरा इस दौर में रहेगा। अंतर ये है कि हमको तुलनात्मक प्रतिशत बच्चों का ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के नागरिकों को टीका लग रहा है। तो वो टीके लगने से जितने उनकी बचत की स्थिति बनेगी, अब हर 100 मरीज जो आएंगे उसमें हमको बच्चे संख्या में ज्यादा दिख सकते हैं। कुल संख्या बहुत ज्यादा होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और अभी तक जो अनुभव रहा है पहले और दूसरी लहर में, बच्चों को तुलनात्मक कोरोना ने उतना प्रभावित, उतना ग्रसित नहीं किया है। उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। जी सर, कई राज्यों में हमें डेल्टा प्लस के भी सिम्टम्स देखने को मिले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारी की जा रही है डेल्टा प्लस को रोकने के लिए? हॉस्पिटल्स में किस तरीके की तैयारी की गई है? और ये म्यूटेशन सतत इसकी स्वाभाविक क्रिया है, प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया हर वायरस की। ये म्यूटेट होता रहता है। कौन सा वायरस ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, जैसे ये डेल्टा प्लस आया है, कहते हैं कि इसके फैलने की तीव्रता ज्यादा है और लंग्स को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो ऐसी जानकारी के साथ हमको
लंग्स इत्यादि के लिए उस प्रकार की दवाइयां, उस प्रकार के उपचार, ऑक्सीजन में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, एनआईवी और वेंटिलेटर्स इत्यादि इसकी व्यवस्था रहनी चाहिए, बाईपास मशीन इत्यादि है, नेजल कैनुला, जो जो उपकरण काम में आ सकते हैं लंग्स को प्रभावित करने की स्थिति में, दवाइयों से लेके ऑक्सीजन और बाकी प्रबंधन हमको करना पड़ेगा। और टेस्टिंग, जेनोम सीक्वेंसिंग, ये हमारे यहाँ थोड़ी धीमी है अभी, क्योंकि एक ही केंद्र है, वो एम्स रायपुर का जो हमारे संस्थान है, जो बाकी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके लैबोरेटरीज में भी टेस्टिंग के सामग्रियां लगातार मिलती रहें, हमको 1-2 हफ्ते के अंदर वहां से जानकारी मिल सकती है। अभी जो हम भेजते हैं सैंपल बाहर, भुवनेश्वर इत्यादि, तो 3 से 4 महीने में उनकी रिपोर्ट आती है। इस दिशा में हमको और सजगता से काम करना पड़ेगा। हम भी कोई सहयोग कर सकते हैं इसका, तो मटेरियल उपलब्ध कराने में हम भी करेंगे। और आदरणीय हर्षवर्धन जी से भी मैंने निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि आप जानकारी भेज दीजिए, जो हो सकता है हम करेंगे। जी बिल्कुल सर, इस यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच में तनाव हमें साफ देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे को तनाव की स्थिति ऐसी नहीं दिखती है। इशू ये है कि आज भी देश में उतनी वैक्सीन बन नहीं रही। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करना चाहते हैं उतनी वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन तो निर्माता कंपनियां हैं, उन्हीं से हमको मिल सकती है। केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि वो अपना उत्पादन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और केंद्र सरकार को जैसी ही वैक्सीन उपलब्ध होंगी वो राज्य सरकारों को उपलब्ध करा देंगी, और फिर राज्य सरकारों को वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेट करने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिक्कत आएगी, बस कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन की क्षमता अपनी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी। सर देखिए, अगर हम बात की जाए राज्य के सुदूर गांव की, तो वहां पर अभी भी डॉक्टर्स की कमी है। ऐसे में राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठाएगा कि वहां पर लोगों तक डॉक्टर्स पहुंच सके और उनकी अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर बेहतर की जा सके? इसमें जैसा आप जानती हैं कि जो हमारे नॉर्म्स हैं, ये मेडिकल ऑफिसर्स पीएचसी लेवल, यानी करीब 20 से 50 हजार की आबादी के बीच में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम खोलते हैं, इसकी इकाई के नीचे डॉक्टर्स उपलब्ध कराने की प्रबंधन ही नहीं। ये हमारा जो तंत्र बना है मेडिकल सर्विसेज का, डॉक्टर्स की उपलब्धता हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से चलती है। वहां हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की उपलब्धता पूरी करते जा रहे हैं, और जहां काफी कमी पहले थी, अब 794 करीब हमारे पीएचसीज हैं। इसमें 200-300 पीएचसीज में डॉक्टर्स की कमी रह गई है। बाकी एमबीबीएस डॉक्टर्स हमने वहां पोस्ट कर दिए हैं। शेष सभी जगह 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी तैनाती की गई है। और इसके अतिरिक्त गांव के और नजदीक पहुंचने के लिए हाट बाजार योजना, गांव में हर सप्ताह जो बाजार लगता है, उस बाजार में डॉक्टरों को पहुंचा के, और वहां पर लोग जो बाजार करने आते हैं वो उनकी सुविधा ले सकते हैं, जांच की सुविधा ले सकते हैं, दवाई चाहें तो दवाई उनको मिल सकती है निःशुल्क। ये व्यवस्थाएं हैं। साथ में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का भी प्रयोग किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में जहां अगर डॉक्टर सीधे तौर पे तैनात नहीं होते, हमारी व्यवस्था में ही हर गांव में डॉक्टर तैनात करने की व्यवस्था भी नहीं है और संभव भी नहीं, इतने डॉक्टर्स भी नहीं हमको मिलेंगे। और उन परिस्थितियों में ये 3 विकल्प हैं। एक मेडिकल मोबाइल यूनिट, हाट बाजार योजना, कोरोना काल में अगर बाजार नहीं लग रहा है तब तक के लिए वो बाधा है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से डॉक्टर्स की उपलब्धता पर्याप्त है। जी सर, बिल्कुल सर, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिली है, वैक्सीन की कमी देखने को मिली है, तो क्या छत्तीसगढ़ में पर्याप्त वैक्सीन है, या फिर जब नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो वहाँ पर सरकार को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? छत्तीसगढ़ में ये सहयोग सुखद सहयोग रहा कि ऑक्सीजन की हमारे पास कमी नहीं थी। छत्तीसगढ़ में जितना ऑक्सीजन निर्मित होता है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कह दिया गया था, तो ऑक्सीजन की सप्लाई की हमको दिक्कत नहीं थी। हमारे यहाँ सिलेंडर्स और उसके लॉजिस्टिक्स की ऑक्सीजन पहुंचाने का, इसमें कुछ समय में जरूर दिक्कत आई थी। साथ ही पिछले साल सितंबर से हमने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लगाना प्रारंभ कर दिया था। 20 प्लांट्स हमने लगा दिए थे, कुछ उसकी मदद मिली। 26-28 प्लांट्स और राज्य सरकार ने अपनी ओर से
ऑर्डर कर दिए हैं और केंद्र सरकार भी अभी आगे आई है, उनने भी 48 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के लिए अपनी सहमति दी है। तो ये तीसरे वेव के लिए या nth वेव की अब बात होती है, तीसरे तक की बात सीमित नहीं है कि पता नहीं कितने वेव आएंगे। तो हमको उसके लिए तैयार अब आत्मनिर्भर अस्पतालों को करना होगा कि सिलेंडर के अलावा हमको ऑन साइट अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हों, साथ में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, इसकी व्यवस्थाएं हुई, काफी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी मिले, दानदाता एजेंसियों ने देश से विदेश से कई लोगों ने सहयोग किया। ये क्रम भी ऑक्सीजन सप्लाई की पूर्ति के लिए चलता रहा। जी सर, यहाँ पर कई राज्य ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार से शिकायतें रहती थी कि केंद्र उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा रहा, ऑक्सीजन प्लांट मुहैया नहीं करवा रहा। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, तो ये दिक्कत छत्तीसगढ़ को तो नहीं आई। और इसके पहले केंद्र सरकार ने 4 हमको ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट दिए भी थे, हालांकि वो बहुत छोटे आकार के थे, 7 बिस्तरों के 3 थे और 10 बिस्तरों के लिए 1 था, तो वो पर्याप्त नहीं था। लेकिन अभी जो 48 प्लांट केंद्र सरकार ने दिए हैं, ये सही पैमाने के हैं, तो ये जब लग जाएंगे तो दिक्कत कम होगी। और दिक्कत इस बात की थी उन राज्यों को जहां ऑक्सीजन जनरेट नहीं होता। दिल्ली में ऑक्सीजन की दिक्कत आई, मध्य प्रदेश से हम लोग को कई बार फोन आए, दिल्ली से मेरे पास फोन आए, पंजाब में ऑक्सीजन की दिक्कत थी, पंजाब से फोन आए। तो यहाँ ये आवश्यक हो गया था कि देश में कभी भी अगर किसी वस्तु की किल्लत हो, और खास करके ऐसी वस्तु जो जान को बचाने के काम आ सकती है, तब केंद्र सरकार को बीच में आके उसके प्रबंधन को तत्काल कर लेना चाहिए। उनने प्रयास भी किए, लेकिन पहले से तैयार रहना अब दूसरे दौर का जो हमारा अनुभव रहा, ये बहुत जरूरी है सब राज्यों के लिए। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की उतनी दिक्कत नहीं हुई। सर, अगर हम बात की जाए तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी वैक्सीन का काम चल रहा है, लेकिन उतनी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर वैक्सीनेशन में भी तेजी आई है और काफ़ी हद तक लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई गई है। ऐसे में किस तरीके से सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लोगों को जागरूक किस तरीके से किया गया था? छत्तीसगढ़ के पास स्थिति ये थी कि 45 और उसके ऊपर उम्र के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने 21 जून की व्यवस्था के पहले जो वैक्सीन दी थी, हमारे पास 18-19 लाख वैक्सीन स्टॉक में थे। और इस कारण से हम वैक्सीनेशन ड्राइव को जब 21 के बाद में सबके लिए खुल गया था और केंद्र सरकार की वैक्सीन का भी हम इस्तेमाल 18 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए कर सकते थे, तो इसमें तेजी दिखी। अंततः आने वाले महीने में छत्तीसगढ़ को भी अभी तक जो आधिकारिक बातचीत में हमको जानकारी मिली है ऑफिसर लेवल डिस्कशन में, कि करीब 20 लाख वैक्सीन ही जुलाई महीने में उपलब्ध हो पाएगी छत्तीसगढ़ में। तो जितनी वैक्सीन रहेगी और जितनी उपलब्ध होगी, उतना वैक्सीनेशन हो सकेगा। और साथ में जागरूक करने की जो बात आपने कही, ये एक जरूरी पहलू है 100% वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि कंपल्सरी वैक्सीनेशन नहीं है, स्वैच्छिक है। तो 80%, 85%, 90% लोगों में तो दिक्कत नहीं होती, उनको समझाना या खुद आगे आके उन लोग ले लेते हैं। शेष बचे हुए जो 10-15% नागरिक होते हैं, इनके लिए मेहनत लगती है। तो उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समाज के अगुवा हैं, उन लोगों के माध्यम से, धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक प्रमुख हैं, उनके माध्यम से, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, ये सब प्रयास करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांवों को 100% वैक्सीनेट करा के एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि देखिए इस गांव में सभी ने लगा लिया, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप भी लगाने के लिए आगे आइए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किया और लोगों तक हर वो सुविधा मुहैया करवाई है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जुड़े हुए थे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।